गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम विज्ञान के पहले पाठ का नाम है जय प्रक्रम। उसके कुछ ऑब्जेक्टिवों को देखेंगे जो परीक्षा के हिसाब से बहुत जरूरी सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल लिखा हुआ है, ऐसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो हमें ये बताना है कि ऐसे पौधे जो सड़ी गली चीजों पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं, मतलब कि जिसको भोजन सड़े गले चीजों से प्राप्त होता है। तो देखिए, ऐसे पौधे जिसको भोजन सड़े गले चीजों से प्राप्त होता है उसको मृतजीवी कहते हैं। क्या करते हैं? मृतजीवी, जिसको मृत शरीर से भोजन प्राप्त हो। दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सुपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक है। मतलब कि देखिए, सुपोषी भोजन कब बनेगा? जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा। तो मतलब प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने के लिए क्या क्या आवश्यक है, मतलब क्या क्या होना चाहिए तभी प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा। तो देखिए, पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल, दूसरा ऑप्शन है सूर्य प्रकाश, तीसरा ऑप्शन है जल और कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो देखिए, स्वपोषी भोजन के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य प्रकाश भी चाहिए, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी चाहिए। तो मतलब आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। मतलब बताना इनमें से कौन से अंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है। तो आपको पता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ते में होती है, अभी पत्ता के कौन से भाग में? तो क्लोरोप्लास्ट में। किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट को ही हिंदी में क्या बोलते हैं? हरित लवक। क्या बोलते हैं? हरित लवक। तो आंसर हो जाएगा हरित लवक। चौथा प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना प्रतिशत है। तो हमको बताना है वायुमंडल में, मतलब हमारे चारों आसपास के हवाओं में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना प्रतिशत है। तो इसका, तो देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी है? तो 0.03%। तो आंसर कौन हो जाएगा? 0.03%। पांचवा प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नांकित में क्या नहीं होता है। तो हमको बताना है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या नहीं होता है। पहला ऑप्शन है पानी का टूटना, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मुक्त होना, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन का मुक्त होना, और चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्या चाहिए? पानी का चाहिए, तो पानी तो होगा। और क्या होता है उसमें? ऑक्सीजन भी मुक्त होता है, ये बात भी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, ये बात भी सही है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मुक्त होना, ये बात सही नहीं है। उसमें क्या मुक्त होता है? ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। अपने को यही तो चुना था कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। छठा सवाल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। तो हमको बताना इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। ये तो आसान सवाल, आपको पता ही होगा। अमीबा किसके द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? फुटपाथ के द्वारा। किसके द्वारा करता है? फुटपाथ के द्वारा। सातवां सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रासनली से जुड़ा होता है। तो हमको बताना है किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रासनली से जुड़ा होता है। तो देखिए, कंठ द्वार से क्या जुड़ा होता है? कंठ द्वार से जुड़ा होता है ग्रसनी और श्वास नली। और मल द्वार से तो मल होता है, और इनमें से कोई नहीं है तो होगा नहीं। तो देखिए, ग्रसनी और ग्रास नली जुड़ा होता है निगल द्वार के द्वारा। किसके द्वारा? निगल द्वार के द्वारा। तो हमारे पेट में खाना पहुंचता है। आठवां प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है ग्रहणी भाग है। तो हमसे ये पूछा कि ग्रहणी कौन से अंग का भाग है। तो देखिए, अगर ग्रसनी पूछे, क्या पूछे? ग्रसनी, तो आंसर हो जाएगा मुख हुआ। आंसर कौन सा हो जाएगा? मुख हुआ। लेकिन हम लोगों से पूछा हुआ है ग्रहणी। क्या पूछा हुआ है? ग्रहणी। तो ग्रहणी आपको बता दे, ग्रहणी छोटी आंत का भाग होता है। कौन सा अंग का भाग होता है? छोटी आंत का। तो 9 नंबर सवाल को देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है। तो हमको देखिए, यहाँ पर 4 क्रिया दिया हुआ, हमको बताना है इनमें से कौन क्रिया जो सजीवों का मुख्य लक्षण है, मतलब कि सभी सजीव में होगा तो होगा। तो देखिए, पहला ऑप्शन है स्थानांतरण। तो स्थानांतरण का मतलब होता है जो हम लोग खाना पीना खाते हैं, तो एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक पहुंचता है, इस क्रिया को स्थानांतरण कहते हैं।
तो जो जीव एक कोशिका का ही बना, मतलब एक कोशिकीय जीव, तो उसका शरीर में इसकी तो आवश्यकता है नहीं, क्योंकि उसका शरीर ही एक कोशिका का बना हुआ है। ये तो सब जीव में होता नहीं है। देखिए प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण तो सिर्फ हरे पौधे में होते हैं, तो ये भी आंसर होगा नहीं। तो देखिए लेकिन श्वसन, श्वसन सारे जीवों में होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? श्वसन। 10वां प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। तो हमको बताना है कोशिका के किस भाग में जितने भी सजीव उसके सारे गुण विद्यमान होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई लड़का काला है या फिर लंबा या फिर छोटा है, तो उसके जो सारे गुण है उसके कोशिका के किस भाग में विद्यमान होते हैं? तो उसके किस भाग में विद्यमान होते हैं? जीव द्रव्य में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीव द्रव्य। क्या आंसर हो जाएगा? जीव द्रव्य। कोशिका के जीव द्रव्य वाला जो भाग है इसी में सजीव के सारे लक्षण विद्यमान होते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक कोशिका है, इसके अंदर का जो ये वाला भाग है, ये वाला, इसी को बोलते हैं जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। 11 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाती है? देखिए तो परिभाषा है, किसका परिभाषा है? जय प्रकरण का। किसका है? जय प्रकरण का। वह सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण, मतलब उसका मेंटेनेंस होता है। जैसे हम लोग जिंदा है, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? पोषण चाहिए, मतलब खाना पीना चाहिए, श्वसन भी चाहिए, सांस लेना भी जरूरी है, और जनन, अपने जैसे बच्चे को जन्म देने के लिए जनन भी होना जरूरी है। तो सारी क्रिया को क्या बोलते हैं? जय प्रक्रम। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? जय प्रक्रम। 12 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं। तो हमको बताना है कौन स्वपोषी होते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा ऑप्शन है कवक, तीसरा ऑप्शन है सभी जीव, और चौथा ऑप्शन है सभी हरे पौधे। तो देखिए स्वपोषी किसको कहते हैं? सभी हरे पौधे को जिसमें क्लोरोप्लास्ट हो, क्योंकि बिना क्लोरोप्लास्ट का जो खाना है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से नहीं बन पाएगा। तो हम लोगों के अंदर तो प्रकाश संश्लेषण होता नहीं, तो ऐसा सभी जीव ये वाला होगा नहीं, कवक भी नहीं होगा, जीवाणु भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? सभी हरे पौधे। जो सभी हरे पौधे हैं उसी के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा, इसलिए उसको स्वपोषी कहते हैं। 13 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है। तो हमको बताना है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में किस पदार्थ का निर्माण होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का, जल का, कार्बोहाइड्रेट का, क्लोरोफिल का। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में तो कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत होता है, तो ये आंसर होगा नहीं। जल का भी जरूरत होता है, जल का निर्माण होता है, लेकिन आंसर अपने लोग ये नहीं मानेंगे। उसमें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में मेन ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज, जो पेड़ पौधों का खाना होता है। तो ग्लूकोज क्या एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। 14 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है गोबर छत्ता, मतलब मशरूम, मशरूम तो खाए होगा आप लोग, लेकिन ये कौन सा मशरूम है? गोबर छत्ता का बात कर रहा है। में किस प्रकार का पोषण होता है? किस प्रकार का पोषण होता है? तो देखिए गोबर छत्ता कहाँ होता है? गोबर पर होता है, जो छाता जैसा बना होता है। तो गोबर क्या एक प्रकार का सड़ा गला चीज है। तो ऐसे जीव जो सड़े गले चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं? मृत जीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत जीवी। तो आंसर हो जाएगा मृत जीवी। 15 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसे होती है। तो देखिए पौधों में जो सूर्य का प्रकाश है उसको सोखता कौन है? सोखता मतलब अवशोषित कौन करता है? पत्ता करता है। वो भी पत्ता का कौन सा भाग? तो क्लोरोफिल। कौन करता है? क्लोरोफिल। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। 16 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में गैसों का आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है। तो हमें बताना है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण से पौधे के अंदर आता है, और फिर प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो ऑक्सीजन बनता है वो वातावरण में वापिस छोड़ दिया जाता है। तो पौधे के किस अंग से एक क्रिया होती है हमको बताना है। गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया से होता है। तो देखिए पत्ते में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? पत्ते में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र। रंध्र को भी अपन लोग स्टोमाटा कहते हैं। उसी के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पत्तियों के रंध्र के द्वारा। क्या हो जाएगा? पत्तियों के रंध्र के द्वारा। 17 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है। तो मनुष्य के दांत के सबसे जो ऊपरी परत होता है उसको अपन लोग इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं?
इनामेल, जो अपना शरीर का सबसे मजबूत परत होता है, लेकिन जो हम लोग खाते पीते रहते हैं तो बैक्टीरिया कारण धीरे धीरे होके क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। लेकिन जब नया नया दांत आता है तो हमारे शरीर का सबसे जो मजबूत अंग होता है, हड्डी से भी मजबूत क्या होता है, दांत का सबसे ऊपरी परत, जिसको क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनामेल। 18 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है लार इनमें से किस ग्रंथि का स्त्राव है, मतलब बताना है। जो लार होता है, लार मतलब होता है लेड, जो लेड चूता है ना हमारे मुंह में, जो भोजन के साथ मिल जाता है, भोजन मुलायम हो जाता है, तो कौन से अंग से चूता है, कौन सा ग्रंथि से निकलता है, उसका स्त्राव कहाँ से होता है, हमको बताना है। तो देखिए, जो आत्र ग्रंथियां होती है उससे तो आत्र रस निकलता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। और जो जठर ग्रंथियां होती है उससे तो जठर रस निकलता है, ये भी आंसर होगा नहीं। यकृत से क्या निकलता है, यकृत से तो पीत निकलता है, तो पीत भी आंसर होगा नहीं। आंसर क्या होगा, पैरोटिड ग्रंथि। क्या क्या हो जाएगा, पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि के द्वारा ही लार का स्राव होता है। 19 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है इनमें कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है। इनमें से कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है। तो जो छोटी आंत का भाग नहीं, हमको उसको चुनना है, छोटी आंत के भाग को नहीं। तो देखिए, छोटी आंत का 3 भाग होता है। क्या भाग होता है, एगो होता है ड्यूडोनियम होता है, जेजुनम होता है और इलियम होता है। क्या होता है, इलियम। लेकिन हमको पूछा था छोटी आंत का भाग इसमें से कौन नहीं है। तो देखिए, जो कोलन है, कोलन, ये वाला जो ऑप्शन है कोलन, कोलन होता है बड़ी आंत का भाग। तो ये वाला आंसर अपना हो जाएगा। अपने को चुना था कौन छोटी आंत का भाग नहीं है, तो ये हो जाएगा कोलन। आंसर आंसर हो जाएगा इसका कोलन। 20 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है इनमें कौन अवशेषी अंग है। तो देखिए, अवशेषी अंग का मतलब क्या होता है, पहले हम आपको बता देते हैं। तो ऐसा अंग अपने शरीर का जिसका इस्तेमाल पहले तो होता था लेकिन अब नहीं होता है, मतलब शरीर में है लेकिन उसका इस्तेमाल होता नहीं है। हमारे छोटी आंत और बड़ी आंत के जहाँ पर मिलता है वहां पर एक अंग होता है अपेंडिक्स नाम के। कौन सा नाम का, अपेंडिक्स नाम के, जिसका इस्तेमाल पहले होता था लेकिन अब नहीं होता है। अपेंडिक्स को ही क्या बोलते हैं, अवशेषी अंग। क्या कहते हैं, अवशेषी अंग। तो आंसर हो जाएगा अपेंडिक्स। देखिए, कोलन तो होगा नहीं, कोलन तो बड़ी आंत का भाग होता है, बड़ी आंत का उपयोग अभी तो होता ही है, अपेंडिक्स का उपयोग नहीं है, बस हमारे शरीर में रहता है। 21 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो हमको बताना है मनुष्य में जो भोजन का पचना कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, हमको ये वाला बताना है। तो देखिए, जब हम लोग खाना को चिबाते हैं मुंह में रखकर, मुख गुहा में रखकर, तो उससे क्या होता है, जो लेर है लार, और भोजन में मिल जाता है। तो लेर से क्या हो जाता है, भोजन का कुछ भाग का पाचन हो जाता है। क्या हो जाता है, पाचन। इसका मतलब क्या हुआ, जो भोजन का पाचन उसका स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, मुख गुहा से हो जाता है। कहाँ से हो जाता है, मुख गुहा, मतलब मुंह से ही हो जाता है। 22 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है इनमें कौन जठर ग्रंथि का भाग नहीं है। तो पहले हम आपको बता देते हैं, जठर ग्रंथि के 3 भाग होते हैं, मतलब जठर ग्रंथि में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। अम्लजन्य कोशिका, जहाँ से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। कौन से अम्ल का, HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। और दूसरी कोशिकाएं होती है म्यूकस। कौन सी कोशिकाएं, म्यूकस कोशिकाएं। म्यूकस कोशिकाएं का काम क्या है, म्यूकस का स्राव करना। म्यूकस से क्या होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है उससे पेट की दीवारों जले नहीं, इसलिए म्यूकस का स्राव होता है। और तीसरी प्रकार की कोशिकाएं होती है जाइमोजिन कोशिकाएं। जाय देखिए, तीनों तो जठर ग्रंथि का भाग है। अपने को पूछा था कौन जठर ग्रंथि का भाग नहीं है। तो देखिए, जो मूल पित्तवाहिनी है, मूल पित्तवाहिनी एक पित्ताशय का भाग है। किसका भाग है, पित्ताशय का। तो अपना आंसर कौन हो जाएगा, यही वाला, यही जठर ग्रंथि का भाग नहीं है। 23 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है इनमें किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। तो पहले हम समझ लेते हैं श्वास नली क्या होता है। तो देखिए, जो हमारे जो यहाँ पर कंठ है, यहाँ पर दुगो नली होता है। कईगो, दुगो। एक होता है श्वास नली। तो श्वास नली में क्या होता है, जब हम लोग श्वास लिए ना हवा, तो श्वास नली के रास्ते से जाता है फेफड़ा में। और एक नली होता है ग्रास नली। तो ग्रास नली क्या होता है, हम लोग खाना खाते हैं मुंह में है, वो खाना ग्रास नली के द्वारा जाता है अमाशय, मतलब पेट में। तो देखिए, जो ग्रास नली है और जो श्वास नली है, दोनों एक ही नली द्वारा, मतलब की ग्रसनी के द्वारा जुड़े होते हैं। जहाँ पर एक छोटा सा नली होता है ग्रसनी, इसी से दोनों नली जुड़े होते हैं। तो ग्रसनी और जो ग्रास नली के बीच में जो ज्वाइनिंग होता है, इसको बोलते हैं निगल द्वार। क्या बोलते हैं, निगल द्वार।
और जो श्वास नली और ग्रसनी के बीच का जो भाग होता है जहाँ पे ज्वाइनिंग होता है उसको बोलते हैं कंठ द्वार। क्या बोलते हैं? जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने वक्त सांस भी लेते हैं, तो सांस को जाना चाहिए श्वास नली में है, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम लोग बात करने लगते हैं, जो खाना है उसको जाना चाहिए ग्रास नली में, लेकिन चला जाता है श्वास नली में। तो श्वास नली में खाना ना जाए इसके लिए यहाँ पर श्वास नली के मुख पे एक दरवाजा होता है। क्या होता है? दरवाजा। उस दरवाजा के वजह से ही जो खाना है मुख गुहा से श्वास नली में नहीं जा पाता है। उस दरवाजा को क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस। तो इसका आंसर हो जाएगा एपिग्लोटिस के कारण जो भोजन है मुख गुहा से श्वास नली में नहीं जा पाता है। 24 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है? तो देखिए जब छोटी आंत में भोजन पूरी तरह से पच जाता है तो भोजन का अवशोषण होता है। क्या होता है? हम लोग जो भोजन है हमारे खून में अवशोषित हो जाता है ताकि जो भोजन जो हमारे शरीर की हर कोशिका में पहुंच पाए। लेकिन जो भोजन नहीं पचा, थोड़ा सा भोजन पच जाता है, जो नहीं पचता है जैसे कि जो लैट्रिन बन जाता है बाद में जाके मल बन जाता है, तो उस जो पचा हुआ भोजन के बाद जो बचा है उसको क्या कहते हैं? छोटी आंत के बाद जो बड़ी आंत में जाएगा उसको चाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाइल कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा चाइल। 25 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक माने किस अंग में होता है? तो अमीबा में भोजन का जो पाचन है कहाँ पर होता है हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम एक अमीबा बना लेते हैं कैसे भी। देखिए ये अमीबा है, यहाँ पर जब भोजन इधर से आता है अंदर, मान लीजिए छोटा छोटा भोजन उसका जब ये अंदर आएगा, यहाँ पर एक रसधानी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भोजन रसधानी का। यहीं पर इस भोजन का पाचन होगा। क्या होगा? पाचन। तो अमीबा में भोजन का पाचन होता है भोजन रसधानी में। क्या होता है? भोजन रसधानी। तो हमारा ऑप्शन बी नंबर सही है। 26 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना से होता है? मतलब जो पैरामीशियम है उसमें जो भोजन का अंतर्ग्रहण मतलब जो भोजन को ग्रहण करता है वो शरीर के किस अंग के द्वारा होता है? तो देखिए पैरामीशियम जो है वो चप्पल के आकार का होता है। कैसा होता है? चप्पल जैसा होता है। कैसा होता है? चप्पल जैसा। इसके शरीर पर छोटे छोटे बाल जैसे रचना होता है। क्या होता है? छोटे छोटे बाल जैसा रचना। जब इसके पास में जब भोजन आता है तो इस बाल के द्वारा ही घसका घसका के ये भोजन को अपने अंदर ले जाता है। तो जो छोटे छोटे बाल है इसी के द्वारा हुआ है, इसको सिलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिलिया। ऑप्शन नंबर बी। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? सिलिया के द्वारा। 27 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो देखिए मनुष्य का आहार नाल क्या होता है, तो हम लोग जो खाना खाते हैं, खाना खाने से लेकर पचाने तक मतलब पूरा पोषण के लिए जो जो अंग है उस अंग के समूह को आहार नाल कहते हैं। जैसे कि मुंह से लेकर पूरा जो ग्रास नली है, ग्रसनी है, बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय, इसको बोलते हैं आहार नाल। तो आहार नाल का लंबाई होता है 8 से 10 मीटर। मनुष्य का कितना होता है? 8 से 10 मीटर। 28 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न में लिखा हुआ है मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, अमाशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो देखिए जो अमाशय है ये हमारे शरीर की सबसे चौड़ी ग्रंथि है। क्या? सबसे चौड़ी। लेकिन हम लोगों से पूछा है सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि। तो हमारे शरीर के जो सबसे बड़ी ग्रंथि होता है ना वो होता है यकृत होता है। कौन सा ग्रंथि होता है? यकृत। यकृत मतलब होता है लीवर। क्या होता है? लीवर। कितना किलो का होता है? लगभग 1.5 किलो का। कितना होता है? 1.5 किलो का। 1.5 किलो का होता है लगभग लीवर, जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। 29 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत और जीभ। तो जीभ तो छोटा ही होता है, लेकिन जो आंत है बड़ा बड़ा होता है ना। आप मुर्गी वगैरह का आंतरी देखे होइएगा, किसी जगह काटता है तो देखिए यहाँ पर देखिए नाम में छोटी आंत है और बड़ी आंत है, लेकिन जो बड़ा आंत है वो छोटा होता है और जो छोटा आंत है ज्यादा लंबा होता है। अपना जो छोटा हाथ है लगभग 6 से 7.5 मीटर तक का होता है। तो आदमी का शरीर का आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? छोटी आंत। क्या होता है? छोटी आंत।
30 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सा एंजाइम भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। तो देखिए प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सा एंजाइम भोजन के प्रोटीन को पचाता है। तो देखिए जो पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है, पेप्सिन नाम का एंजाइम जो हम लोग खाना खाते हैं, जैसे कि दूध, कोई कोई मुर्गा खाता होगा, अंडा खाता होगा, तो उसके भोजन में प्रोटीन रहता है। क्या रहता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन को पचाता है पेप्सिन नामक एंजाइम। कौन सा एंजाइम पचाता है? पेप्सिन। वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। किसमें बदल देता है? पेप्टोन में। इसका आंसर हो जाएगा पेप्सिन। 31 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थाई परत क्या कहलाता है। तो देखिए कितने बच्चे जो होते हैं 1 महीने 2 महीने तक दांत साफ करते नहीं है, तो उसका दांत पर एक अस्थाई परत जम जाता है पीला कलर का। कौन सा कलर का? पीला कलर का, बैक्टीरिया के कारण। तो उस परत को अपन लोग क्या कहते हैं? दंत प्लाक कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत प्लाक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दंत प्लाक। 32 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है इनमें कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लाल ग्रंथि नहीं है। तो देखिए मनुष्य के मुख गुहा मतलब मुंह में 3 जोड़ा लाल ग्रंथि पाया जाता है। कितने जोड़ा? 3 जोड़ा, मतलब 6 गो लाल ग्रंथि पाया जाता है। तो देखिए जो 3 जोड़ा है उसके तीनों जोड़ा का नाम क्या है? एक जोड़ा का बोलते हैं पैरोटिड, दूसरे जोड़ा का बोलते हैं सब मैंडिबुलर, और तीसरे जोड़ा को बोलते हैं सब लिंगुअल। तो अपने को क्या चुनना था? कौन लाल ग्रंथि नहीं है, नहीं वाले को चुनना था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? अग्नाशय। कौन सा आंसर हो जाएगा? अग्नाशय आंसर हो जाएगा इस वाला सवाल का।